नमस्कार दोस्तों। आज कक्षा 12 के लिए बायोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है अपना जीव जंतुओं का वर्गीकरण। आज के इस वीडियो में आपको जंतुओं का वर्गीकरण क्यों किया जाता है, पौधों का वर्गीकरण क्यों किया जाता है और क्लासिफिकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, क्या मान्य सिद्धांत है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से और नॉलेज की दृष्टि से दोनों ही दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। संपूर्ण जानकारी महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ आपको आज इस वीडियो में दी जाएगी। जीव जंतुओं का वर्गीकरण, जिसमें आज के इस वीडियो के अंदर हम पादपों का वर्गीकरण देखेंगे। जितने भी ऑल लिविंग थिंग्स है, यानी जितने भी सजीव है, उनको मुख्य रूप से जो विटेकर वैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने 5 वर्गों के अंदर बांटा, जैसे 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली कहते हैं, जिसमें है एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई, मोनेरा और प्रोटिस्टा। इन्हीं के बारे में हम पूरे वर्गीकरण में चर्चा करेंगे और पूरे वर्गीकरण का मूल आधार यही 5 जंतु जगत वर्गीकरण प्रणाली होगी। देखिए दोस्तों, जीव जंतुओं का वर्गीकरण क्यों किया जाता है। यह पृथ्वी जैव विविधता से भरी हुई है और इस पृथ्वी के विभिन्न भाग में अलग अलग स्थानों पर भिन्न भिन्न प्रकार के जीव रहते हैं, अर्थात पृथ्वी पर जैव विविधता की प्रचुरता है। अब बात आती है कि जैव विविधता क्या होती है। तो जैव विविधता का मतलब ये होता है कि जीवों के, हमारी पृथ्वी पर जितने जीव पाए जाते हैं वो बहुत अनेक प्रकार के पाए जाते हैं, और जितने अधिक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, प्लांट्स पाए जाते हैं, उतनी ही उस एरिया की अधिक जैव विविधता होती है, यानी जीवों में विविधताएं, अलग अलग प्रकार के जीव। जैव विविधता को बायोडाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं इंग्लिश में। किसी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले जंतुओं और पौधों को उस भौगोलिक क्षेत्र की जैव विविधता कहा जाता है। यानी जो भौगोलिक एरिया है, कोई भी किसी भी आधार पर जो एरिया बांटा गया है, उस एरिया के अंदर जो जितने भी प्रकार के पौधे और जंतु रहते हैं, उन्हें उस क्षेत्र की जैव विविधता कहते हैं। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि जैव विविधता क्या है। जैव विविधता एक तरह से विभिन्न प्रकार के पौधे और जंतु जो एक विशेष एरिया में रहते हैं, उसे हम जैव विविधता कहते हैं। पृथ्वी पर जैव विविधता का आधे से अधिक भाग कुछ ही देश है, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, मेक्सिको, जायरे, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया। क्योंकि इन देशों के अंदर ही सबसे ज्यादा प्रकार के पौधे और जंतु पाए जाते हैं, इसलिए आधे से अधिक परसेंट यानी 50% से अधिक विविधता वाले पौधे और जंतु इन देशों के अंदर पाए जाते हैं। 1859 में वैज्ञानिक हुए चार्ल्स डार्विन, उन्होंने एक पुस्तक लिखी, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। उसमें जैव विकास को प्रस्तुत किया कि जीवों का विकास किस प्रकार से हुआ और कैसे जीवों के अंदर विभिन्नता आई। तो चार्ल्स डार्विन की किताब बहुत ही फेमस बुक थी, जिसकी वजह से इन्हें बहुत प्रसिद्धि मिली, बहुत विज्ञान में नॉलेज मिला, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, कि स्पीसीज की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। एक मोटे अनुमान के अनुसार पृथ्वी पर जीवों का करीब 1 करोड़ प्रजाति पाई जाती है, जबकि हमें सिर्फ 10 या 20 लाख की जानकारी है। यानी 1 करोड़ प्रकार की पौधे और जंतु पाए जाते हैं, परंतु आज तक हमें सिर्फ 10 से 20 लाख प्रकार के ही जीव जंतुओं या पादपों के बारे में हमें जानकारी है। तो ये अभी तक 1 करोड़ में से सिर्फ 10 से 20 लाख की प्रजातियों की हम जानकारी अभी तक जान पाए हैं या इतनी खोज कर पाए हैं। अब है वर्गीकरण। जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत कार्ल लिनियस के द्विजगत सिद्धांत से होती है। उन्होंने जीवों को जंतु जगत और पादप जगत में बांटा। यानी सबसे पहले वैज्ञानिक हुए थे कार्ल लिनियस। इन्होंने पूरे जगत के अंदर जितने सजीव है उनको 2 भागों में बांटा, इसलिए इसे द्विजगत सिद्धांत कहते हैं। उन्होंने 2 में बांटा कि या तो कोई जंतु है या कोई पादप है, इसलिए उन्होंने 2 भागों में बांटा, जंतु जगत और पादप जगत। इसलिए लिनियस को आधुनिक वर्गीकी का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी इनको कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले जितने भी सजीव उनको 2 भागों में बांटने का काम इन कार्ल लिनियस ने किया। सन 1753 में कार्ल लिनियस ने जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया
और उन्होंने प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, ये बताया। सबसे पहले लिनियस ने ही इनका जो है नाम दिया कि कोई भी पादप है या जंतु, उसका नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला शब्द होगा वंश, जिसे हम कहते हैं जेनेरिक नाम कहते हैं, और दूसरा शब्द होगा जाति, यानी पहला वंश है और दूसरा है जाति। 2 शब्द मिले। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं कि मानव का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। क्या है वैज्ञानिक नाम? होमो सेपियंस। इसमें होमो उसका क्या है? वंश का नाम है। वो किस वंश का है? होमो का है जिन। और जाति है उसकी सेपियंस। क्या है जाति? सेपियंस। तो 2 हुए, एक वंश हुआ और एक हुआ जाति। तो किसी भी पादप या जंतु का या कहें जीव का नाम है, वो वैज्ञानिक शब्दावली में 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। एक होता है वंश और दूसरा होता है जाति। इसलिए इसे द्विनाम पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। जीवों का वर्गीकरण उनकी समानता, विभिन्नता, आपसी संबंधों के आधार पर किया जा सकता है। वर्गीकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं का नामकरण और वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन के अंदर हम उनका नामकरण कैसे करते हैं और उनका वर्गीकरण कैसे करते हैं, ये पढ़ते हैं टैक्सोनॉमी के अंदर, वर्गीकी के अंदर। अब वर्गीकरण जो करते हैं पादप है या जंतु है जीवों का, वो या तो उनकी समानता के आधार पर करते हैं या विभिन्नता के आधार पर करते हैं, या आपस में उनमें कोई न कोई संबंध है उसके आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। द्विजगत के बाद में है 3 जगत वर्गीकरण प्रणाली। यह 1866 में अर्नेस्ट हिकल ने दी और उनके अनुसार सभी सजीवों को जंतु जगत, पादप जगत और प्रोटिस्टा 3 जगतों में विभक्त किया। वही कैरोलस लिनियस ने तो 2 में बांटा, जंतु जगत और पादप जगत, और अर्नेस्ट हिकल ने एक तीसरा और जोड़ दिया, वो था प्रोटिस्टा। इस प्रकार ये हो गई 3 जगत वर्गीकरण प्रणाली। आगे चले, एक वैज्ञानिक हुए कॉपलैंड। उन्होंने कहा कि जंतु जगत, पादप जगत और प्रोटिस्टा तक तो ठीक है, इसमें एक और उन्होंने जोड़ दिया और वो था मोनेरा। इस प्रकार से ये 4 जगत वर्गीकरण प्रणाली हो गई, पादप, जंतु, प्रोटिस्टा और मोनेरा। द्विजगत व 3 जगत पद्धति के दोष युक्त होने के कारण इन दोषों को दूर करने के लिए, अब देखिए द्विजगत है चाहे 3 जगत है चाहे 4 जगत है, इसमें कोई न कोई दोष था यानी कमी थी। इसलिए अगली एक 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली आई। 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली को वैज्ञानिक थे R.H. व्हिटेकर ने 1969 में दिया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली किसने दी? R.H. व्हिटेकर ने दी। कब दी? 1969 में दिया। जिसमें क्या किया उन्होंने? जंतु और पादप, जो कि किसने दिए थे? कैरोलस लिनियस ने 2 भागों में बांटा था, जंतु जगत या पादप जगत। फिर इसके बाद में 3 जगत पद्धति आई जिसमें प्रोटिस्टा जोड़ा, और चौथी आई थी चतुर्जगत जिसमें मोनेरा जोड़ा, जो कि कॉपलैंड ने दी। अब 5 जगत वर्गीकरण के इसमें एक और जोड़ दिया उन्होंने, इसमें कवक को शामिल कर लिया। आधुनिक जीव विज्ञान में सर्वाधिक मान्यता व्हिटेकर के 5 जगत वर्गीकरण को दी जाती है, यानी 2 जगत, त्रिजगत और 4 जगत में सबसे ज्यादा जो वर्गीकरण प्रणाली को मान्यता दी जाती है वो 5 जगत वर्गीकरण को दी जाती है। जीवों को जगत नामक 5 बड़े वर्गों में बांटा गया। ये थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई या कवक, पादप और जंतु। ये 5 के अंदर बांटा गया और इसे कहा गया 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली, जो कि R.H. व्हिटेकर ने दी थी। अब एक एक करके हम इनका देखेंगे कि मोनेरा क्या है। मोनेरा जगत के अंतर्गत एक कोशिकीय, किनको लिया जाता है? एक कोशिकीय। एक कोशिकीय का मतलब ऐसे जीव जो एक कोशिकाओं से बने होते हैं। प्रोकैरियोटिक जीव शामिल किए जाते हैं जिनकी कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता। सबसे खास बात क्या है कि इनके अंदर कोशिका जो सेल होती है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। मोनेरा जगत को 2 वर्गों में विभाजित किया, एक आर्कीबैक्टीरिया तथा दूसरा है यूबैक्टीरिया या बैक्टीरिया। इन आर्कीबैक्टीरिया को जो है आगे बताएंगे आपको कि क्यों प्रथम जीव कहा जाता है। सभी बैक्टीरिया मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं, ये ध्यान रखिए। जितने भी प्रकार के बैक्टीरिया हैं वो किसके अंदर आते हैं? मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। कोई बैक्टीरिया जाए मोनेरा में। जबकि साइनोबैक्टीरिया को पादप जगत में रखा गया है। साइनोबैक्टीरिया किसमें आता है?
प्लांट के अंतर्गत लिखा है, क्योंकि इनके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। अब पूछा जा सकता है कि साइनोबैक्टीरिया किस जगत में आता है, तो हम लिखेंगे बताएंगे पादप में। अब वो पूछ रहे कि पादप जगत में क्यों आता है, क्योंकि इनके अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। इस जगत में सबसे प्राचीन सरल प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीवों को सम्मिलित किया गया है, जैसे जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, नीलहरी शैवाल। और शैवाल हैं, उन शैवालों के अध्ययन को कहते हैं फाइकोलॉजी। प्रश्न बनता है एक कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का अध्ययन किया जाता है। जीवाणु मुख्यतः एक कोशिकीय होते हैं, अकेले या समूह में रहते हैं, जैसे जीवाणु, माइकोप्लाज्मा आदि। दूसरा है अपना प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत प्रारंभिक यूकेरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं, यानी सबसे पहले जो जीव आए उनको सम्मिलित किया जाता है। मोनेरा में हमने देखा प्रोकैरियोटिक को है, और इसके अंदर है यूकेरियोटिक जीव को सम्मिलित किया जाता है, जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक और झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। देखिए मोनेरा के अंदर क्या नहीं था? केंद्रक। कोशिका के अंदर केंद्रक नहीं था, इसमें केंद्रक होता है, और केंद्रक के साथ झिल्ली युक्त क्या पाए जाते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स, कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिकांग क्या होते हैं? जो कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। प्रोटिस्टा जगत पादप, जंतु एवं कवक जगत के बीच कड़ी का कार्य करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोटिस्टा है वो प्लांट है, एनिमल्स है और कवक है, इनके बीच में एक कड़ी की तरह काम करता है। इन जीवों को प्रोटिस्ट कहा जाता है। अधिकांश प्रोटिस्ट एक कोशिकीय होते हैं, परंतु कुछ प्रोटिस्ट है वो, जैसे शैवाल है, वो बहुकोशिकीय होते हैं। जबकि हमने मोनेरा में देखा कि सारे क्या होते हैं? अधिकांश एक कोशिकीय होते हैं। इनमें एक कोशिक यूकेरियोटिक आते हैं, जबकि मोनेरा के अंदर जो है प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। ये स्वपोषी होते हैं और विषमपोषी, दोनों ही तरह के होते हैं। जैसे उदाहरण है प्रोटिस्टा के युग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा, प्रोटोजोआ, डाइटम। ये सारे के सारे क्या है? प्रोटिस्टा। जैसे आपको देखेंगे कि यहाँ पैरामीशियम ये आपको दिखा रखा है, ये प्लांट लाइक जो पत्ती है उसके लाइक से यूपेडिस रेडियस है। ये फंगस लाइक है, फुलोगोसेप्टिकोला कहते हैं। और ये मल्टी सेलुलर है, सीवीड फ्यूकस बेसियस, ये जिसमें बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं। प्रोटिस्टा के बाद में हम देखते हैं फंजाई यानी कवक। ये विषमपोषी यूकेरियोटिक जीव हैं। ये पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर रहते हैं, इसलिए इन्हें मृतोपजीवी कहते हैं। इनमें से कई अपने जीवन की विशेष अवस्था में बहुकोशिकीय क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। तो कवकों का अध्ययन किसमें किया जाता है? माइकोलॉजी में। इसके उदाहरण हैं यीस्ट, मशरूम, इसी जगत के अंदर आते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं मशरूम कि किस प्रकार से मशरूम एक जगह पर बहुत सारे मात्रा में उगे हुए हैं। आगे आते हैं हम, चौथा जगत है पादप। पादप जगत के अंतर्गत पृथ्वी के जैव मंडल में उपस्थित सभी प्रकार के पादपों को सम्मिलित किया है, कि जितने भी पादप है जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं उनको पादप जगत में। इस जगत में यूकेरियोटिक है सारे, प्रकाश संश्लेषी है, क्योंकि पादपों के अंदर प्रकाश संश्लेषण की विशेष क्रिया होती है। बहुकोशिकीय है, और इनकी एक विशेषता होती है कोशिका वृत्ति, सेल वॉल पाई जाती है। इनमें जलीय और स्थलीय दोनों प्रकार के पौधे आते हैं, चाहे वो जल में रहने वाले हैं तो स्थल पर, वो पादप जगत के अंदर आते हैं। ये स्वपोषी होते हैं, क्योंकि क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन स्वतः बनाते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ये अपना भोजन खुद बना लेते हैं। इसमें हरे, लाल, भूरे, शैवाल, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म समूह के पौधे भी इस पादप जगत के अंतर्गत आते हैं। अब पादप जगत है उसको फिर उपवर्गों में बांटा है। पहला है थैलोफाइटा। इनमें पौधा जड़, तना और पत्तियों में विभाजित नहीं होता। जैसे कि पौधे के 3 भाग होते हैं, जड़, तना, पत्ती। पर जो थैलोफाइट्स होते हैं उसमें पौधा तना, जड़ और पत्तियों में विभाजित नहीं रहता। ये खास इसकी बात होती है। लेकिन यह एक थैलस के रूप में पाया जाता है, इसलिए इन्हें थैलोफाइटा कहते हैं। थैलोफाइटा क्यों कहते हैं? कि इनका पादप है वो जड़, तना, पत्ती में नहीं, एक थैलस के रूप में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें थैलोफाइटा कहते हैं। पौधा थैलस के रूप में होता है, और इनमें संवहन तंत्र नहीं होता, वास्कुलर सिस्टम नहीं होता। निषेचन के पश्चात इनके अंदर कोई भ्रूण भी नहीं बनता। थैलोफाइटा का प्रमुख जीव जैसे शैवाल है। कवक व लाइकेन भी इसके थैलोफाइटा के उदाहरण हैं। इस वर्ग के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। ये मुख्यतः जलीय पादप होते हैं, जैसे यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा और
कारा, ये सारे क्या हैं? थैलोफाइटा होते हैं। शैवाल, तो अपन ने देखा था कि शैवाल आती है इसमें। ये श्वेपोषी होते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल रंजक पाया जाता है। इनके अंदर, शैवाल के अंदर पाया जाता है। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं, कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। बताया, बर्फ पर उगने वाले शैवालों को क्रिप्टोफाइट्स कहते हैं। ये याद रखने का इंपॉर्टेंट चीज है कि बर्फ पर जब शैवाल उग जाती है तो उसको हम कहते हैं क्रिप्टोफाइट्स, और चट्टान पर जब शैवाल उग जाती है तो उसको कहते हैं लिथोफाइट्स। तो कंफ्यूजन नहीं हो, बर्फ पर उग रहे हैं तो क्रिप्टोफाइट्स, और चट्टान पर शैवाल उग जाते हैं, उगते हैं, उनको हम लिथोफाइट्स कहते हैं। इनमें सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति होती है। प्रश्न पूछ लिया जाता है कई बार कि शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। ये कैसे होते हैं? एक कोशिकीय, लवणीय और अलवणीय दोनों ही प्रकार के जल में पाए जाते हैं। कायिक या अलैंगिक जनन होता है। ये कई रंगों में पाए जाते हैं, जैसे हरे रंग में कारा और क्लेमाइडोमोनास, ये हरे रंग में पाए जाते हैं। लेमिनेरिया भूरे रंग के पाया जाता है, और पोरफायरा ये लाल रंग में। इनमें जो भोजन है वो स्टार्च के रूप में होता है। प्रश्न बनता है कई बार कि शैवाल के अंदर भोजन किस रूप में होता है? तो शैवाल के अंदर भोजन है वो स्टार्च के रूप में होता है। शैवाल जैसे आल्वा है, नॉस्टाक है, स्पाइरुलिना है, ये सब भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। नहीं, एक तरह से, और आने वाला ये इसको भविष्य का भोजन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है। एनाविना, नॉस्टॉक और शैवाल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। अब नाइट्रोजन का स्थिरीकरण क्या होता है? वायुमंडल में उपस्थित जो नाइट्रोजन होती है उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि वो पौधों के उपयोगी हो जाती है। लाल शैवाल से अगर अगर आइसक्रीम और दवाइयों से सिरप बनाने में, जो ये शैवाल है इनसे दवाइयाँ भी बनाई जाती है, आइसक्रीम में भी उपयोग किया जाता है। सारगेसम जो शैवाल है इसका उपयोग रिसर्च के अंदर किया जाता है। और लाल मृत शैवाल है, इनसे भूमि का निर्माण होता है। तो लाल सागर है जिसे कहते हैं, उसका लाल रंग क्यों है? वो लाल शैवाल के कारण है, क्योंकि उसके अंदर प्रचुर मात्रा में लाल शैवाल है, जिसके कारण उसका पानी का रंग लाल दिखता है। अब है ब्रायोफाइट्स। थैलोफाइट्स के बाद है ब्रायोफाइट्स। ये सबसे साधारण स्थलीय पौधे हैं। ब्रायोफाइट गैर संवहनी और बीज रहित पादपों का समूह है। इसमें क्या नहीं है? बीज नहीं है। इनमें पत्तियां और जड़ें नहीं पाई जाती। ये पौधे चपटे होते हैं। संवहन तंत्र इनके अंदर भी नहीं पाया जाता। ये स्वयंपोषी होते हैं, प्लांट्स सारे स्वयंपोषी होते हैं ज्यादातर। ये मुख्यतः नमी युक्त वातावरण में पाए जाते हैं, परंतु कुछ शुष्क स्थान पर भी पाए जाते हैं। इसलिए ब्रायोफाइट्स को वनस्पति जगत का उभयचर कहते हैं। उभयचर क्यों कहते हैं? कि ज्यादातर तो नमी वाले पाए जाते हैं, पर सूखे वाले पर भी पाए जाते हैं। तो जो नमी में भी पाए जाते हैं, सूखे में भी पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें उभयचर कहा जाता है। ब्रायोफाइट वर्ग का सबसे बड़ा पौधा होता है वो है डाउसोनिया, और जूएप्सिस है वो सबसे छोटा पौधा होता है। ब्रायोफाइट्स के उदाहरण है लीवरवर्ट और मार्केंसिया, जैसा कि इसके मार्केंसिया का आप डायग्राम देख रहे हैं। फिर है अपने पास ट्रेक्योफाइट। इसमें पौधा जड़, तना और पत्तियों में विभाजित रहता है। किसमें? ट्रेक्योफाइट में। इसमें संवहन तंत्र भी उपस्थित होता है। इस ट्रेक्योफाइट को 3 भागों के अंदर बांटा गया है। सबसे पहला भाग है वो है टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट ये पुष्प रहित, बीज रहित पौधे हैं। ना पुष्प है ना बीज है। इनमें संवहन, उत्तक, जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। इनमें क्या पाया जाता है? जाइलम और फ्लोएम भी पाए जाते हैं। इनमें बीज का निर्माण नहीं होता। किनमें? टेरिडोफाइट्स प्लांट्स में। नए पौधे का निर्माण बीजाणुओं द्वारा होता है। उदाहरण है मार्सिलिया, फॉर्न और साल्विनियम। इक्विशिटम जो एक पौधा होता है, इससे सोना निकाला जाता है क्योंकि इसमें मात्रा में पाया जाता है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में नग्न भ्रूण पाए जाते हैं, जिन्हें बीजाणु कहते हैं। नग्न भ्रूण। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा समूह के पौधों में जन्नांग अप्रत्यक्ष होते हैं, यानी प्रत्यक्ष नहीं होते हैं उनके अंदर। इनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती। किसमें? थैलोफाइट हो, चाहे ब्रायोफाइट हो, चाहे टेरिडोफाइट हो। अतः ये क्रिप्टोगेम कहलाते हैं। क्रिप्टोगेम कौन कौन हुए? थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, क्योंकि इनमें प्रत्यक्ष जन्नांग है वो अप्रत्यक्ष होते, प्रत्यक्ष नहीं होते, और बीज उत्पन्न नहीं कर सकते। वे पौधे जिनमें जनन ऊतक पूर्ण विकसित विभेदित होते हैं, जनन प्रक्रिया के पश्चात बीज उत्पन्न करते हैं, उन्हें फेनेरोगेम कहते हैं। और जो बीज उत्पन्न नहीं कर पाते उन्हें हम क्रिप्टोगेम कहते हैं। तो याद रखिए, क्रिप्टोगेम क्या है और फेनेरोगेम क्या है। क्रिप्टोगेम बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं पाते,
क्योंकि उनके अंदर पृथक जननांग नहीं होते, जबकि फेनरोगैम के अंदर पृथक जननांग भी होते हैं और जनन प्रक्रिया के पश्चात बीज भी उत्पन्न करते हैं। अब आती है बात जिम्नोस्पर्म, अनावृत बीजी। ये ग्रीक शब्द है। जिम्नो का अर्थ होता है नग्न और स्पर्मा का मतलब होता है बीज, अर्थ है बीज से। तो नग्न बीजी हुए। क्या हुए? नग्न बीजी, अर्थात इनके बीजांड, उनमें विकसित बीज या फल किसी खोल में बंद नहीं होते। ये क्या होते हैं? नग्न होते हैं, यानी इनके ऊपर कोई कवर नहीं होता। ये प्लांट्स है वो बहुपर्षीय होते हैं। इनमें जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। इनमें आवरण रहित बीज पाए जाते हैं, इनके ऊपर कोई कवर नहीं पाया जाता। इनमें वायु परागण होता है। उदाहरण है साइकस, पाइनस, सिकोया। साइकस के तनों से मंड से साबूदाना पाया जाता है। ये साइकस का प्लांट है, इसके तने इससे जो दूध निकाला जाता है उससे साबूदाना बनाया जाता है। तो जिम्नो का अर्थ हुआ नग्न बीजी। जिम्नोस्पर्म का मतलब स्पर्म यानी बीज होता है और जिम्नो का मतलब नग्न, तो इनके ऊपर बीज के ऊपर कोई आवरण नहीं पाया जाता। आवृत बीजी शब्द से पता लगता है, आवृत यानी कवर है। एंजियो जिसका अर्थ होता है ढका हुआ, स्पर्म यानी बीज। तो ऐसा पौधे जिनके बीज है वो ढके हुए रहते हैं। इस वर्ग के पौधों में पुष्प, बीज और फल तीनों पाए जाते हैं। बीज के ऊपर खोल या बीज पत्र पाया जाता है। ये शाक, झाड़ी और वृक्ष यानी तीनों प्रकार के होते हैं। शाक भी है, झाड़ी भी है और वृक्ष भी है। इनमें प्रजनन अंग पुष्प होते हैं। इनमें समेन तंत्र पाया जाता है विकसित। इनमें बीज आवरण सहित पाए जाते हैं। इनमें दोहरा निषेचन होता है। तो ये विकसित है आवृत बीजी, जो कि शाक, झाड़ी और वृक्ष तीनों के रूप में पाए जाते हैं। आवृत बीजी को दो वर्गों में बांटा गया है। एक बीजपत्री, इनमें केवल एक बीज पत्र पाया जाता है, जैसे मक्का, नारियल, घास, गेहूं, चावल, प्याज। अक्सर पूछा जाता है एक बीजपत्री के दो उदाहरण बताइए, या एक बीजपत्री किसे कहते हैं जिनमें केवल एक बीज पाया जाता है। दूसरा है द्विबीजपत्री, दो बीज पत्र पाए जाते हैं, जैसे मूली, सलजम, कपास, सरसों, नींबू, तरबूज, टमाटर। अब बीज पत्र की पहचान कैसे करते हैं? जिन आवृत बीजी पौधों की पत्तियों में समानांतर सिरा विन्यास पाया जाता है वो एक बीज पत्री। जैसे मक्का की पत्ती होती है, उसके अंदर अगर आप देखोगे तो उनमें समानांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। इस प्रकार पैरेलल चलती है। और जिनमें जालिका रूपी सिरा विन्यास पाया जाता है वे द्विबीजपत्री। जालिका का मतलब इस तरह से अगर उसके अंदर जाल बन जाता है पत्ती के अंदर, तो वो जालिका रूपी सिरा विन्यास होता है, वो द्विबीजपत्री कहलाते हैं। तो मोनोकॉट्स होते हैं और डाइकॉट्स होते हैं। इनके अंदर अंतर ये हमने सिरा विन्यास के आधार पर पहचाना है। तो ये हमने दोस्तों आपको पूरे पादप जगत का वर्गीकरण संक्षिप्त में बताया है, जो कि आपके बायोलॉजी का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और आने वाले अगले वीडियो के अंदर मैं जंतुओं का वर्गीकरण आपको बताऊंगा, जो कि आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हर वर्ग के आपको इसमें बताए गए। इसी प्रकार से अगला जो वीडियो होगा उसमें जंतुओं के प्रत्येक वर्ग के महत्वपूर्ण उदाहरण और महत्वपूर्ण लक्षण आपको बताए जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ही जानकारीफुल लगा, नॉलेजफुल लगा होगा और आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके लिए उपयोगी है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको कहीं कोई किसी और टॉपिक से संबंधित वीडियो चाहिए तो आप उसमें मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, जिससे कि उस टॉपिक पर मैं अगला वीडियो आपके लिए लाऊं। अपने विचारों को चुनने में सतर्क रहें और इनपुट को बहुत जांच परख कर ही लें। एक मजबूत दिमाग दुनिया में सब कुछ हासिल करने की क्षमता रखता है। दोस्तों, जब हम जो सोचते हैं, सोच के अकॉर्डिंग ही हम काम करने लगते हैं और काम जब हम करने लगते हैं तो वैसे ही हम बन जाते हैं। इसलिए जो भी विचार अपने मन में आए, अच्छे विचारों को ही अपने विचार मन के अंदर जाने दे, अपने दिमाग के अंदर जाने दे, क्योंकि विचार जैसा आदमी सोचता है वैसा ही बन जाता है। और जब हमारा दिमाग बहुत मजबूत हो तो हम जो भी चाहते हैं वो हासिल कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।